नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में इस खास पेशकश एनसीईआरटी 15 मिनट शो में, जहां पे ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब से उसके हर पेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम छांट करके लाते हैं। ये प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं और जिसके डिस्कशन में हम आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा के दिखाते हैं कि हमने ये सवाल कहां से बनाया है। यकीन मानिए, यही सवाल पेपर में आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो अगर आप ओरिजिनल तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफिसर्स एकेडमी से जुड़िए। हमारी लगभग सभी कक्षाएं जो हैं, जो लाइव में भी चलती हैं, रिकॉर्डेड में भी चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही होती हैं। इस क्लास के अंदर में आज हम 12वीं की क्लास 12 की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं और इस क्लास 12 की एनसीईआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल होंगे। सवाल ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब से होंगे, कोई फर्जी बात नहीं होगी, क्योंकि बाजार में बिकने वाली 99.99% किताबें एनसीईआरटी की फर्जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कक्षा को दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले एक विशेष जानकारी है। यदि आप बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को मजबूती से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 3 महीने में यह परीक्षा हो जाएगी और बिहार के इतिहास की इकलौती ऐसी परीक्षा है जिसमें सिर्फ एक एग्जाम देना है, ना मेंस देना है, ना इंटरव्यू देना है, और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर सीधा का सीधा बीपीएससी से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाना है। 3 महीने का समय है, अभी भी आप अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं और आज ही हमारा नया बैच ज्वाइन कीजिए 999 रुपए में। इस पर भी ऑफर अभी अगले 2 दिनों के लिए चल रहा है। 3 दिनों के लिए ऑफर है। टीओए 30 लगाएंगे तो और 30% कम हो जाएगा और यह बैच 699 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी आज ही शुरू कीजिए, लेट मत कीजिएगा। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। ये एनसीईआरटी क्लास 12 से बनाया गया है। पेज नंबर 258, आप किताब निकाल के देख भी सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 है मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, सोच तो कह रहा है कि मेरठ के सिपाही मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर कब पहुंचे थे। मतलब जब मेरठ में सिपाही बगावत कर निकले थे मेरठ से, तो मेरठ से सीधा वो दिल्ली पहुंचे थे। तो ये पूछ रहा है कि दिल्ली में हमारे बादशाह के दरबार पर, ये कब पहुंचे थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मई 1857। आपको मैं एनसीईआरटी दिखाता हूं, यहां पर एक डेट आपको डिफरेंस मिलेगा 11 मई का। अब यही सवाल मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 मई को इन्होंने क्रैक दिया था और एग्जाम में भी बच्चे 10 मई मार देते हैं। वही गलती मैंने करके दिखाई। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों 11 मई होगा। जब मेरठ से सिपाही 10 मई को निकले थे तो याद रखिएगा वो मेरठ से निकलकर दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उस किले पर कौन था, तो उस किले पर बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ करता था। दिल्ली का सम्राट कौन, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपको पिछली एनसीईआरटी की किताब में मैंने बताया था कि बहादुर शाह जफर, इनका जफर नाम से ये शायरी लिखते थे इसलिए जफर था, हालांकि इनका ओरिजिनल नाम बहादुर शाह द्वितीय था। अंग्रेजों ने कह दिया था कि इनके जाने के बाद, इनके मरने के बाद जो इनके परिवार के लोग हैं, इनके परिवार को हम महल से बेदखल कर देंगे, इनके परिवार को हम महल से बाहर निकाल देंगे। और दूसरी बात अंग्रेजों ने कही थी कि इनके बेटों को हम इनके बेटों को बादशाह नहीं बनाएंगे। जो इनके 2 बेटे थे उन दोनों को कहा कि तुम्हें अब बादशाह नहीं बनाएंगे, अब तुम क्या बनोगे, राजकुमार बनोगे, मतलब गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी। और अंग्रेजों ने कह दिया था और ये अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक होंगे। कई बार एग्जाम में पूछता है कि अंतिम मुगल शासक कौन, तो यहीं से ये निकल कर आता है कि अंतिम मुगल शासक इनकी है। हालांकि युद्ध हुआ और युद्ध में इनके दोनों बेटे जो थे, इनके जो 2 बेटे थे, दोनों के दोनों बेटों की हत्या करा दी गई, दोनों का दोना बेटा जो है मारा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सो कॉल्ड अंतिम मुगल बादशाह भी हुआ करते थे और इनके पास जब लोग पहुंचे थे, जब ये सैनिक पहुंचे थे, तो इससे भी नाराज हो गए थे। मामला इतना था कि यह व्यक्ति उस समय पाक रमजान का महीना चल रहा था और रमजान में अल्लाह की इबादत करके सुबह सुबह यह व्यक्ति 4 बजे सुबह में अपनी सहरी वगैरह खोल करके, रोजा का नमाज पढ़ करके यह व्यक्ति फ्री ही हुआ था। तो देखा, इसको खबर मिली कि हमारे दरवाजे पर सैनिक आए हुए हैं, तब इनको पता चला और ये वहां गए थे। प्रश्न का उत्तर 10 मई नहीं होगा। आप भी वो गलती मत करना जो मैंने जानबूझ के किया था। प्रश्न का सही उत्तर 11 मई होगा। चैप्टर 10 एनसीईआरटी की किताब खोल लो आप जाके, पेज नंबर 258 से ये बनाया गया है। अब सुनिए, अब हम आपको पेज दिखाएंगे। ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा, यहां पे देखिए, यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है काट के। ओरिजिनल एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लगा दिया है हमने और यहां लिख भी दिया है कि ये फर्जी नहीं दोस्तों, ओरिजिनल एनसीईआरटी है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और मजेदार वीडियोस और वैसे वीडियो जिनसे नौकरी में मदद मिलने वाली है, जिससे आप नौकरी की परीक्षा पास कर पाएंगे, इसी चैनल पर मिलता है और ओरिजिनल एनसीईआरटी मिलता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि यह जत्था 11 मई को तर्के लाल किले के फाटक पर पहुंचा।
रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी मतलब जो सुबह सुबह होता है सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे ही थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। जब हो हल्ला सुनाई दिया तो बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब जो सैनिक उनके दरवाजे पर आया उसने बताया कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को हत्या करके आए हैं, और हमने इसलिए हत्या कर दी कि वो हमें कारतूस दिए थे जो इनफील्ड राइफल का कारतूस था, और उस कारतूस में जो है गाय और सुअर की चर्बी थी, और उससे हमारा हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट हो रहा है। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर जो है क्या जाएगा, तो डी विकल्प जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि यह गलती आप परीक्षा में मत करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि अगर यूट्यूब पर पढ़ाई करनी है तो ओरिजिनल पढ़ाई द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होती है। ऑफिसर्स एकेडमी के टोटल 9 चैनल्स हैं, और इन 9 के 9 यूट्यूब चैनल्स पर हमारी दिन भर क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आते हैं। और दोस्तों एक शॉर्ट्स भी अगर हम लोग अपलोड करते हैं ना 1 मिनट का, तो उसमें 3 सवाल बताते हैं। हमारे यहां बच्चे की समय की कीमत की वैल्यू की जाती है। हम हंसी ठिठोली नहीं करते हैं, हम कोई डबल मीनिंग बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, और हम अपने यूट्यूब वीडियोस में सिर्फ पढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न बड़ा ही कठिन सा प्रश्न दिखने में लग रहा है, लेकिन ये कठिन नहीं है। ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 262। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। यह बात बिल्कुल सही है। जो आपको ही पता है कि मराठा के अंतिम पेशवा हुआ करते थे, पेशवा का अपना बेटा नहीं था। तो पेशवा का जब अपना बेटा नहीं था तो उसने क्या किया था, एक बच्चे को गोद लिया था, और जो गोद लेने वाला बच्चा था उसका नाम था नाना साहब। नाना साहब जो हुआ करते थे, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, धोबू पंत हुआ करता था। आप भी जानते हैं धोबू पंत हुआ करता था। और इनको जब अंग्रेजों ने पूना की गद्दी से बाहर निकाला तो इनको पूना से छोड़कर कानपुर भागना पड़ा। और जब ये कानपुर आए थे मेरे दोस्तों, तो कानपुर में आए तो कानपुर के होके रह गए, और वहीं से आंदोलन का यानी 1857 की क्रांति में कानपुर की 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लोगों ने भी उसे मजबूर कर दिया था। झांसी के रानी को आम जनता के दबाव में बगावत, बिल्कुल झांसी की रानी के साथ भी यही हुआ था। झांसी की रानी को उनके बेटे जो गोद लिए बच्चे थे, उनके पति आपको ही पता है कि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। बनारस की मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था, और झांसी के राजा से इनकी शादी हुई थी। बाद में झांसी वालों को, झांसी की रानी को अपना बेटा नहीं हुआ तो इन्होंने गोद लिया, और उसके बाद अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठने से मना किया। झांसी ने लोगों के, आम जनता के दबाव में आंदोलन का नेतृत्व झांसी से संभाल लिया। बिहार के आरा में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने संभाला, बिल्कुल बाबू बीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के हुआ करते थे, और जगदीशपुर के ये जमींदार थे। और अंततः इनके पास भी जब कोई विकल्प नहीं बचा तो इन्होंने भी आंदोलन में अपनी आहुति दे दी। और याद रखिएगा कि पूरे 1857 की क्रांति में एकमात्र योद्धा बाबू बीर कुंवर सिंह थे जो अंग्रेजों के हाथों पराजित नहीं हुए थे। एग्जाम में सवाल बनाया जा सकता है कि 1857 की क्रांति के एकमात्र योद्धा जो पराजित नहीं हुए, तो बाबू बीर कुंवर सिंह थे। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवे बेटे मंगल पांडे को अपना नेता घोषित कर दिया। गलत बात है, यह मंगल पांडे को नेता घोषित नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आंसर की बात करेंगे तो सी विकल्प हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन देखिए। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 262 से लिया गया है, और हमने जो पीला किया है ना, इस पीला वाला लाइन से हमने क्वेश्चन बनाया। हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं, उसमें से देखते हैं कि ये वाला लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं, उस लाइन को हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, और यही वाला लाइन है जहां से हमने क्वेश्चन बनाया है। और हमने देख लीजिए, ये पेज का स्क्रीनशॉट यहां दिख रहा होगा ऐसे, ये पेज का स्क्रीनशॉट हमने यहां लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के और कोई विकल्प नहीं दिया। यह पहला ऑप्शन था आपका। दूसरा ये था आपका, झांसी की रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। तीसरा स्टेटमेंट ये था आपका, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने संभाला। चौथा ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ में ब्रिटिश राज, बिजरिस कादिर का आएगा जिक्र। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, यहां पे बता देता हूं, ऐसे मैंने यहां लिखा नहीं था लेकिन यहां देख लीजिए। लखनऊ का नेतृत्व आंदोलन का आपको ही पता है कि लखनऊ के अंदर में बेगम हजरत महल थी। और बेगम हजरत महल ने क्यों आंदोलन का नेतृत्व किया था, यहां भी वही कहानी थी। इनके अपने बेटे नहीं थे, दत्तक बेटे थे जिनका नाम था बिजरिस कादिर। और बिजरिस कादिर को गद्दी पर नहीं अंग्रेज बैठने दे रहे थे, जिसके कारण यह समस्या उभरी और यहां से उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिजरिस कादिर को अपना नेता घोषित कर दिया था। और तो अंग्रेजों ने कहा कि इतना कम उम्र का अबोध बालक गद्दी पर नहीं बैठ सकता है, और उन्होंने मना कर दिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
और फिर से कहते हैं दोस्तों, ये फर्जी एनसीईआरटी नहीं है। ऑफिसर्स एकेडमी पूरे भारत में, इंडिया में कह रहा हूं, इंडिया में। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जाके शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता है, ऑफिसर्स एकेडमी ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ाता है। विद्रोह के प्रारंभिक केंद्र, देखिए विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र आपको भी पता है कि विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र कहां था, तो मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ था। और विद्रोह शुरू कब हुआ था, तो आपको भी पता है कि 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही निकले थे और 11 मई को यह सुबह सुबह दिल्ली में बहादुर शाह जफर के गद्दी पर, उनके महल के पास पहुंचे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बहादुर शाह जफर का नेतृत्व की बात करें तो आपको पता है कि बहादुर शाह जफर का नेतृत्व सांकेतिक रूप से था और दिल्ली में था। कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, सांकेतिक रूप से यह नेतृत्व कर रहे थे। इनके जगह अगर ओरिजिनली आप बात करेंगे तो बरेली के जनरल हुआ करते थे, जिनका नाम था जनरल बख्त खां। और जनरल बख्त खां जो है, जनरल बख्त खां ही जो थे वहां पर ओरिजिनल इसका नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है कि अपने बेटे के कारण ये कहां पे, तो झांसी से आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और ये अंततः मारी गई। क्यों मारी गई, क्योंकि इनके साथ गद्दारी कर दिया। किसने, तो आपको ही पता है किसने गद्दारी किया, तो सिंधिया ने गद्दारी किया। जब ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते भागी, ग्वालियर की ओर भागी, तो ग्वालियर के सिंधियाज ने अपने घर में घुसने से, जगह देने से ग्वालियर में मना कर दिया। और जब ग्वालियर में इनको जगह नहीं मिली, तो ये अंततः मारी गई। बाबू वीर कुंवर सिंह आपको पता है आरा के जगदीशपुर के जमींदार, बिहार में हुआ करते थे। बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई भी हुआ करते थे, उनका नाम बताइएगा क्या था। और अमर सिंह इनके भाई का नाम हुआ करता था, मैं ही बता देता हूं, उन्होंने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और नाम 1857 में पटना से आता है और पटना से पीर अली पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, उनका भी नाम आंदोलन के अंदर में लिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मैच कर लीजिए। 1 का 3 होना चाहिए, 3 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। बी का 1 होना चाहिए, ए होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यह आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 262 है और आपको तो ये पता ही है। देखिए आपको पता है कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, आप जानते हैं इस बात को। बिहार के आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह होते थे, ये भी आप जानते हैं, है ना। उसके अलावा मेरठ से ये विद्रोह जो है सबसे पहले शुरू हुआ था, ये भी आप जानते हैं, है ना। तो ये सारी बातें यहां पर दी गई हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको जानकारी दे दे दोस्तों, आपको पता है कि ऑफिसर्स एकेडमी ने 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा किया है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के सरकारी नौकरी को पूरा करने में मदद किया है। आप भी अपने सरकारी नौकरी के सपने को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं हमारे टीआरई के नए बैचेस के साथ। 1 to 5 का बैच, 6 to बैच, 9, 10 का बैच और 11, 12 का बैच हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है। इन बैचेस में आप उपलब्ध है, इन बैचेस को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 999 रुपए का ये बैच है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। अभी फिलहाल के लिए टीओए 30 का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 30% और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक ही है। अगर आप बहुत बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो ये कोड शायद काम नहीं कर पाएगा। 1858 के अंत में विद्रोह के विफल होने के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था, तो आपको भी याद होगा कि नेपाल भागने वाले कौन लोग हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये दोस्तों, नेपाल भागने वाले कौन लोग हुआ करते थे। बिल्कुल, तो नेपाल भागने वाला कोई और नहीं बल्कि नाना साहब हुआ करते थे। और नाना साहब के बारे में आपको बताया कि ये पूना के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे हुआ करते थे। आपको भी पता है कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे और इन्हें जो है गद्दी से जब वहां से अंग्रेजों ने खदेरा महल खाली कराया तो ये कानपुर की ओर भागे थे और कानपुर से फिर जब आंदोलन में ये कूदे तो आंदोलन में कानपुर से ये सीधा अपनी जान को बचाते हुए नेपाल भाग गए थे। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी में कई बार आप देखते होंगे कि फोटो दिया रहता है और एनसीईआरटी की किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि फोटो के नीचे लिखा रहता है कि चित्र 10.4 और वहां पे लिखा रहता है नाना साहब। मतलब क्या कि ये नाना साहब का चित्र है और यहां पे एनसीईआरटी क्लियरली लिखता है कि ये चित्र किसका है, तो ये नाना साहब का चित्र है। उसने क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। ये क्लास में दिया हुआ है चैप्टर 10 और पेज नंबर 262 में। अगला प्रश्न, किस शासक ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला। ये क्वेश्चन मैं वीवीआई लगा देता हूं, आज तक इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता था। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, इतने वर्षों से अध्यापन से कार्यों से जुड़ा हूं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं पता था। अब आप जान के हैरान रह जाएंगे मेरे दोस्तों कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो एक अंग्रेज अफसर के बंगले पर डेरा डाला उसे न्याय भवन का नाम दिया। उस जो घर को कब्जा किया तो उस घर का नाम क्या दिया, तो उस घर का नाम दिया न्याय भवन, और न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगा। वो कौन था, क्या वो मौलवी अहमदुल्ला थे, क्या वो शाहमल थे, तात्या तोपे थे या नाना साहब थे। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे
आपको मेरी ये क्लास कैसी लग रही है? एक लाइन तो मेरे लिए बनता है। जितने भी लोग, सरस्वती मैया से आप आग्रह है, सरस्वती मैया मेरे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा, बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रखिएगा, लेकिन एक मांग मेरी भी है कि हे मां सरस्वती, जो बच्चा आप मेरी मेहनत को सलाम कर रहा है, आप उसकी मेहनत को सलाम करिए, उनके मेहनत को आप उनकी मेहनत का आप सम्मान करते हुए मैया आप उनको आशीर्वाद दीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ये 2 लाइन लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि मेरा ये मेहनत, मेरी ये प्रयास, मेरी टीम का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। आपके इस कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों शाहमल होगा। पेज नंबर 263 पे इसकी कहानी एनसीईआरटी में दी है। देखिए पेज नंबर, ये एक बॉक्स दिया हुआ है, आप जानते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं, टॉपर कहते हैं कि जो बॉक्स में दिया रहे ना एनसीईआरटी में उसको जरूर पढ़िएगा, वहां से सवाल आते हैं परीक्षा में और सीधा सवाल आता है। दोस्तों ये एनसीईआरटी वाला बॉक्स ही है। देखिए ये ब्लू कलर, पर्पल कलर का है। कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले पर डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगा। नाम ही है न्याय भवन, मतलब न्याय भवन मतलब न्याय देना, झगड़ा सल्टाना, लोगों के साथ न्याय करना। उन्हें गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज जो है अब खत्म हो चुका है और इन्हीं का राज आ चुका है, अंग्रेज जा चुके हैं और इनका ही राज हो चुका है। लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई, युद्ध में इनको मार दिया गया। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। तो इनका इतना बढ़िया शासन था कि लोगों को लगा कि अंग्रेज गए, अब यही शासक हैं हमारे, यानी शाहमल ही हमारे शासक हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारण का है। कह रहा है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी लगा कारतूसों का प्रयोग था। अब कारण क्या है? नई इनफील्ड राइफल की कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। क्वेश्चन नंबर है 6। तो बात तो बिल्कुल सही है ना। आपको भी पता है कि इसके पहले हमारे पास क्या था? तो इसके पहले हमारे पास ब्राउन बेस राइफल हुआ करता था, राइफल। लेकिन अंग्रेजों ने इस एक्ट को एक एक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, इसके तहत 2 प्रावधान किए गए। एक पहला जो है कि समुद्र पार करके जो है युद्ध लड़ना, समुद्र पार कर युद्ध लड़ना जाना पड़ेगा। युद्ध लड़ने सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को युद्ध लड़ने जाना पड़ेगा। और भारत के सैनिक चाहते नहीं थे जाना। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि समुद्र पार करना हमारी धार्मिक अमान्यताओं के खिलाफ है, हम गंगा लांघ के नहीं जाएंगे। और दूसरा, इनमें एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में जो गोली लगी होती थी उस गोली पर एक कवर लगा होता था। कैसे होता है? कोई भी चीज प्लास्टिक में रैप होता है तो रैप को ऐसे आप डांट से पकड़ कर फाड़ते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। तो वैसे ही गोली में एक चर्बी से लपड़ा हुआ लेयर था और इसे दांत से निकालना पड़ता था। सैनिकों का यह अफवाह उड़ गया कि जो ये दांत से ऐसे खींचना पड़ रहा है ना, जो चर्बी है, इस चर्बी में गाय का मांस मिला हुआ है और सुअर का मांस मिला हुआ है। गाय इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है और सुअर इस्लाम में हराम माना जाता है। और इससे जो है ये भड़क गया, इससे ये भड़क गया। क्या हो गया? तुम आओगे? पापा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना बेटा। रिकॉर्डेड क्लास। देखिए भाई, हमारा जो करा गया हाई कर रहा है, आप सब लोग भी हाई कर दीजिए। हमारा बेटा हाई कर रहा है, हाई कर दीजिए सब लोग से। हाय सार्थक, हाई करो। हाय हाय हाय। ठीक है, अब चलो भैया लोग को पढ़ने दो। ठीक है, चलो बाय। तुम भी लिखोगे? लो लिखो लिखो लिखो। मिटा दिया? हाँ, सार्थक लिख दिया। तो भाई देखिए, अब ये चर्बी लगा जो कारतूस है, ये चर्बी लगा कारतूस के कारण जो है क्या हुआ था? भावनाएं भड़की थी। तो ये बात तो सही है ना कि क्रांति का तात्कालिक कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? इसी के कारण जो है आंदोलन भड़का था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब बेटा लिख लिए, बहुत सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प मेरे दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब पढ़ो। मैं और कितना क्वेश्चन बचा? 3 क्वेश्चन है, अब तुरंत करा दूंगा मैं। ठीक है, उतर जाओ, अब उतरो, उतर जाओ। चलिए,
तो ये जो है प्रश्न संख्या 264 पे मिलेगा दोस्तों, पेज नंबर 264 पे। यहां पे देखिए, जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था, उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाए रखेंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा इनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल में उन्हें दिया गया था। और ये किसको हटा के दिया गया था? तो ब्राउन बेस को हटा के दिया गया था, ब्राउन बेस राइफल को हटा के दिया गया था। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है। ये पेज नंबर किससे लिया गया है? तो पेज नंबर 264 से लगा गया, चैप्टर नंबर 10 है, एनसीईआरटी की किताब है दोस्तों, एनसीईआरटी की किताब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी लोगों के लिए कि सीटेट के हमारे नए बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। आप सबको पता है कि सीटेट की परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा होती है और ऑफिसर्स एकेडमी इस बार संकल्पित है आपको सफलता दिलाने के लिए। तो हमने सीटेट के पेपर 1 का बैच 999 रुपए में लॉन्च किया है। पेपर 2 का भी ऑनलाइन बैच लॉन्च कर दिया गया। घर बैठे पूरी तैयारी कीजिए 999 में, और 1 और 2 दोनों का बैच कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो 1499 रुपए में ये बैचेस लॉन्च्ड हैं। इन बैचेस का आप लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए, साथियों को बताइए और खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए कहिए। इस बैच में मैं खुद सीडीपी पढ़ा रहा हूं, और जैसे आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में पूरे भारत में डंका बजता है, वैसे ही सीडीपी में भी मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर नया इतिहास लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार के नाम पर पश्चिमी शिक्षा और संस्थाएं स्थापित की। ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने कहा कि जब तक भारत के लोग तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होंगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक उन पर बदलाव नहीं आ सकेगा। और इन्होंने क्या कहा कि वेस्टर्न एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाश्चात्य शिक्षा की इन्होंने बात करी थी। आपको पता है कि भारत के अंदर में पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेज ही लेकर के आए थे। उन्होंने अपने स्कूल खोले, अपने कॉलेजेस खोले, भारत के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अंग्रेजी मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश मीडियम मैंडेटरी कर दिया अंग्रेजी सरकारी नौकरी के लिए। ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए थे ताकि भारत के लोगों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव दिखे। और भारतीय समाज सुधारकों का मानना था कि अगर अंग्रेजी हुकूमत अपनी किताबों, अपने सिलेबस को भारत के स्कूलों में पढ़ाएगी तो वैसी परिस्थिति में लोग धर्मांतरण की ओर आगे बढ़ेंगे, लोग हमारी धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर अंग्रेजों की मान्यताओं की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। भारतीय समाज के सुधार हेतु सभी अंग्रेज अधिकारी भारतीय परंपराओं का सम्मान करते थे। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे दोस्तों, सम्मान करते थे, ये गलत बात है। वो सम्मान कहां करते थे भाई? वो तो चाहते थे कि उनका धर्म जो है आगे बढ़े। अंग्रेज तो भारत का ईसाईकरण चाहते थे। कई इतिहासकारों ने लिखा कि अंग्रेज तो चाहते थे कि धर्मांतरण हो जाए। आपको पता है ना कि अंग्रेजों ने दुनिया के 2/3 देशों पर शासन किया है और सबका धर्मांतरण किया है। भारत इकलौता देश था जिसका वो धर्मांतरण नहीं कर पाए, भारत का धर्म नहीं बदल पाए। नहीं तो अंग्रेजों ने जिन जिन देशों पर शासन किया है, उन देशों का उन्होंने धर्म बदल कर रख दिया है। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा, बिल्कुल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा लगाया। आपको पता है इसके लिए कैंपेन किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने। आपको पता है राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक परिदृश्य के अंदर में बताया कि महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के नैतिक अधिकार हैं, और वैसी परिस्थिति में उनकी अपनी भाभी सती हुई है, तब जाकर उनका आंख खुला और उन्होंने विरोध किया। और विरोध के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन जो चला जाएगा 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछ रहा है कौन सा गलत है, असत्य पूछ रहा है। तो असत्य तो केवल 2 है, ये दोनों तो सही है ना, ये वाला केवल गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। देखिए, ऐसे भी गलती होती है, सत्य और असत्य, एग्जाम में भी ऐसा मिस्टेक होता है ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। लॉर्ड जनरल विलियम बेंटिक के नेतृत्व में, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व समय ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए। मैंने बताया उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं यानी लिबरल एक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 और हिंदू विवाह को बाध्यता देने के लिए कानून बनाए थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी है। ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे मुंह पर, अरे भाई वीवीआई क्वेश्चन है ये ये उन्होंने कहा था कि ये जो चेरी लटका हुआ है ना ऊपर से, कैसे वो चेरी लटक जाता है, बच्चा उसको ललच लच के एक ही बार जब चेरी ओवरलोड हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि एक चेरी हमारे दिन मुंह में आकर गिरेगा। बोलता है कि ये कथन किसका है? गिरेगा या इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। यह कथन डलहौजी द्वारा किस रियासत के संदर्भ में किया गया था? अच्छा बताइए कि डलहौजी को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? डलहौजी को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? अवध से। अवध ही था ना।
क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखेंगे अवध, क्यों, तो अवध को उन्होंने तो कैप्चर ही किया था एक तरफ से, आपको याद होगा, कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को तो उन्होंने क्या किया था, कैप्चर ही किया था लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए ये जो है ना बॉक्स में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी का जब किताब खोलेंगे तो पेज नंबर 366 के अंदर में ये बॉक्स में उपलब्ध है। ये किसमें उपलब्ध है, बॉक्स में। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग जबरदस्ती बनाकर घोषित कर दिया गया था। तो इसको पहले से अंदेशा था इस बात का कि ये एक ना एक दिन हमारे ही पास आके गिरने वाला है। साथियों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 72वीं बीपीएससी का बैच भी हमारे यहाँ लॉन्च कर दिया गया है। इस बार हम प्रतिबद्ध हैं अपने इस कोर्सेज में। 999 रुपए का हमारा जो ये बैच है दोस्तों, इस बैच के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने डॉक्टर अरुण सर हिस्ट्री के लिए, मतलब एंशिएंट और मेडाइवल ज्योग्राफी, लक्ष्मण तिवारी सर, श्रीकांत सर, काफी शानदार 29 वर्षों का अनुभव है। और आपसे एक निवेदन है मेरा, आप रुकिए, यहीं रोक दीजिए इस वीडियो को, मत देखिए आगे इस वीडियो को, यहीं रोकिए, मेरे से वादा करिए आप इस वीडियो को यहां रोक रहे हैं। और क्यों रोकिए मैं बताता हूं। अभी जाइए आप और चैनल ढूंढिए यूट्यूब पर, आईएएस पीसीएस लिखिए, आईएएस पीसीएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी। मैं दावा करता हूं लोग जो पैसा लेके पढ़ाते होंगे ना पेड बैच में, उससे अच्छा क्वालिटी हम यूट्यूब पर भी देते हैं। जाइए अभी, मत देखिए आगे का वीडियो, बंद कीजिए इस वीडियो को, यहां पे बंद कर दीजिए इस वीडियो को। जाइए इस चैनल पर आईएएस पीसीएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी और जाके सब्सक्राइब कीजिए अभी। इसलिए सब्सक्राइब करके देखिए क्योंकि आपको असली आईएएस वाली तैयारी, बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी यहां पर फ्री में कराई जा रही है। आप जाकर क्लास की गुणवत्ता देखिए, 1 घंटा दीजिए उस चैनल को, पढ़िए, वहां पर फ्री में पढ़िए। पेड बैच नहीं खरीदिए, नहीं खरीदना है तो, लेकिन फ्री में पढ़िए उस चैनल पर। क्वेश्चन नंबर है 9 मेरे दोस्तों। अगला सवाल है 9 नंबर, कह रहा है सहायक संधि, आपको ही पता है सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहा है, के बाद अवध की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई। संधि के अनुसार नवाब को अंग्रेजी सैनिकों को रखने और उनको तनख्वाह देने की बाध्यता थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोनों कथन सही हैं। आपको पता है ना सब्सिडरी अलायंस में उन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए कि ये आपका पटना शहर है, तो उन्होंने पटना के राजा, अवध से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये अवध है, तो अवध को इसने कहा है कि तुम अपने सैनिक को हटा दो। हर राज्य का अपना सैनिक होता है ना, उसने कहा अपने सैनिकों को हटा दो, और जो अंग्रेज सैनिक हैं, जो अंग्रेज सैनिक हैं वो तुम्हें सुरक्षा देंगे, अंग्रेज सैनिक तुम्हें सुरक्षा देंगे। उस सुरक्षा के बदले इनको तुम तनख्वाह दो, इनकी तुम तसरीक रखो, और साथ ही साथ इनके सुझाव से काम करो, जहां जरूरत होगी ये सुझाव देंगे। मतलब शासन धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में ट्रांसफर हो रहा है सैनिकों के माध्यम से। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक दूसरे के करेक्ट एग्जाम्पल भी हैं। इस बात को मान लीजिए कि कोई सैनिक इसका कंट्रोल करने लगेगा तो इसकी स्वतंत्र स्थिति तो समाप्त ही हो जाएगी ना। क्यों स्वतंत्र समाप्त हो जाएगी? क्योंकि अब सत्ता तो उसके हाथ में रही, वो तो कहने का, वो तो पपेट हो गया। अब ओरिजिनल किसके पास पावर जा रहा है? नवाब को अंग्रेजी सैनिकों को रखने था और वो सैनिक ही अब शासन चलाएंगे, है ना। पेज नंबर 266 देखिए, 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दें, जो बात मैंने कही ना कि अपना सेना समाप्त कर दें, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दें, मतलब अवध के नवाब अपना सैनिक हटाएं और अंग्रेजी सैनिकों को अपने यहां जगह दें, वही बात कह रहा है। और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें, और हमारे दरबार में जो हमारे जो सलाहकार हैं उनको सब नौरत्न को हटा दें और अंग्रेजों को भर ले वहां पे, और जो अंग्रेजों के जो रेसिडेंट हैं वो जो सलाह दे उसी सलाह पर हम काम करें। यही चाहते थे अंग्रेज, है ना। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों का कोई नियंत्रण नहीं था। ये पेज नंबर 266 पर है। ये फर्जी नहीं दोस्तों, ओरिजिनल एनसीईआरटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद, आपसे बोल रहा है कि 1856 में अवध के विलय के बाद, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहां निर्वासित कर दिया गया। तो आपको भी पता है कि जब वाजिद अली शाह यहां से हटाए गए, अवध से जब इनको निकाला गया, तो अवध से निकालने के बाद इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था, कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत,
में था। यहां के नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता, देखिए है ना, कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया कि वो अपनी अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह जो है कुशासन का आरोप लगाया और उनकी सत्ता इनसे हथिया ली थी। ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर कितना 10 में है, पेज नंबर कितना 266 में। आप हमारे अन्य चैनल्स द ऑफिसर्स एकेडमी, IAS-PCS बाय ऑफिसर्स एकेडमी, यूपी एग्जाम्स, द ऑफिसर्स एकेडमी 2.0 शशि शरण सर, ओनली एसएससी, और भी हमारे चैनल है उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो और ये क्लास और ये मेहनत हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके वीडियो का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।